अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बयानिया के साथ मैं हूँ आलिया शब्बीर। नाज़रीन, कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल अपनी 4 साला मुद्दत पूरी करने के बाद अगले महीने रिटायर्ड हो रहे हैं। उनकी रिटायरमेंट से पहले ये खबरें आ रही थी कि शायद उनको एक्सटेंशन हुकूमत देना चाहती है, वो भी ऑर्डिनेंस के जरिए। लेकिन आज वजीर कानून ने वाजे कर दिया है कि अभी और नाम भी ज़ेरे गौर है और अगले ही हफ्ते ये और भी क्लियर हो जाएगा, एक्सटेंशन की तरफ जाते हैं, ऑर्डिनेंस की तरफ जाते हैं या फिर नई तकर्री की तरफ जाते हैं। लेकिन चेयरमैन नैब की तकर्री अहम क्यों है, एक इदारे के सरबराह की तकर्री अहम क्यों है, उसकी बहुत सारी वजूहात है। एक तो आइनी, कानूनी और उसके अलावा सियासी वजूहात भी हैं, क्योंकि चेयरमैन नैब की तकर्री हुकूमत और अपोजिशन की मुशावरत से की जाती है। और दूसरी इसमें अहम जो वजूहात है, वजूहात में से एक है वो ये है कि इस हुकूमत का एहतसाब का जो नारा था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। तो अब एहतसाब के चेयरमैन की तकर्री जो होगी वो आगे के एहतसाब की डायरेक्शन भी आपको बताएगी, जो कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब की सरबराही में इजलास हुआ है। उन्होंने 4 साल कारकर्दगी के हवाले से रिपोर्ट पेश कर दी है और आला तरीन कारकर्दगी के बारे में बताया है कि 533 अरब वापस करवाए जा चुके हैं कौमी खजाने में, जो रिकवर किए गए हैं, जो कि नैब जब से बना है 17 साल में, तब से लेकर अब तक की ये उनकी दौर में सबसे ज्यादा रिकवरी है। और भी काफी हजारों केसेस हैं, बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ा है और रेफरेंसेस बनकर अब कोर्ट में भी वो केसेस हैं। तो इस सारे मामले पर हुकूमत, ऑपोजिशन जो है वो क्या सोचती है, एहतसाब का आगे क्या होगा, चेयरमैन नैब नया आएगा या फिर एक्सटेंशन होगी, इस तमाम मामलात पर आज बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद है उनका मैं आपसे तारुफ करवाऊं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अजहर सदीक साहब, माहिर कानून हैं, हमें ज्वाइन करेंगे, आईनी कानूनी हवाले से हमें गाइड भी करेंगे और ख़ासकर आईनी सियासी जो तकर्रियाँ और तौसीह है उन पर गहरी नज़र भी रखते हैं। उनको प्रोग्राम में अजहर सदीक साहब आपको खुशामदीद कहती हूँ। और हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने, एंकर पर्सन भी हैं, एनालिस्ट भी हैं और सियासी लिहाज से अपोजिशन और हुकूमत के जो दाव पेच है उस पर गहरी नजर रखते हैं। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब हैं हमारे साथ, जो कि नैब में सर्व भी कर चुके हैं, सियासी डिफेंस के लिहाज से भी, एहतसाबी लिहाज से भी माहिर हैं, इनसे भी इनकी राय लेंगे। ब्रिगेडियर साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं अजहर सदीक साहब आपसे। सबसे पहले तो चेयरमैन नैब की तकर्री, जाहिर है कि 4 साल बाद चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होती है, उसके बाद नया चेयरमैन आएगा, अपोजिशन और हुकूमत की मुशावरत से आएगा। तो सी का जो मामला है, आप क्या समझते हैं कि तोसी ऑर्डिनेंस के जरिए अगर हुकूमत करना चाहे तो हो सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, और अगर तोसी नहीं करती तो नए चेयरमैन के लिए हुकूमत, जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब खुद कोई नाम सिलेक्ट करके दे देते हैं कि ये चेयरमैन नैब होगा, तो क्या वो आईनी लिहाज से, कानूनी लिहाज से दुरुस्त है? अच्छा, देखिए, मैं पहली बात तो बता दूं, आज तक तो मैंने ऑर्डिनेंस खुद देखा है जो तरमीम के हवाले से वो बन चुका था, और बाकायदा 6B जो सेक्शन है उसी में जैसे प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की तौसीह की थी ग़ालिबन फरवरी में, उसी बुनियाद के ऊपर, और ये तौसीह की जा सकती। मैं नहीं समझता कि इसमें वो ऑर्डिनेंस इज़ एज गुड एज एक्ट। वो ज़्यादा बात है, उस ऑर्डिनेंस को आप पार्लियामेंट में ले जाएं, पार्लियामेंट में नेशनल असेंबली से पास कराएं, मेजॉरिटी आपके पास मौजूद है, सेनेट में ले जाएं, तो ये अभी तक तो ही। लेकिन लेटेस्ट जो मेरे पास भी खबर यही है कि ऑर्डिनेंस वाला मामला जो जावेद इकबाल साहब की जो एक्सटेंशन के हवाले से मामला था, वो मामला मेरा ख्याल है शायद वो खटाई में पड़ गया है, और कई रीज़न्स हैं उसके, कई मामलात हैं जो पार्टी के अंदर मामलात अपनी जगह पर हैं। वो कन्विक्शन के हवाले से बातें हो रही हैं कि कन्विक्शन का वो नहीं मिल सका, प्रोसिक्यूशन अच्छी नहीं हो सकी, देयर आर सो मैनी रीजंस। असल जो बात है कि सेक्शन 6B के तहत अब जो पहाड़ खड़ा होगा ना, ये जो कंसल्टेशन का जो मसला है ना, मिसाल के तौर पर अब ये कहा जाए कि अपोजिशन लीडर की मर्जी से चेयरमैन नाम लगाया जाएगा, ये प्रोविजन वो ऐसी नहीं है। अगर आप आईनी स्कीम में देखें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर देखें, केयर टेकर सेटअप देखें,
उसमें तो प्रोसीजर दिया हुआ है कि जब आप भेजेंगे, नाम नहीं आएंगे तो हर कोई नाम अपना अलहदा भेजेगा, पार्लियामानी कमेटी बैठेगी, पार्लियामानी कमेटी उसमें से नाम स्क्रूटनाइज करेगी और नाम फाइनल होंगे। तो यहां तो मैं समझता हूं। और मीनिंगफुल कंसल्टेशन से मुराद क्या होती है आईनी कानूनी लिहाज से? देखिए, मीनिंगफुल कंसल्टेशन से मुराद बड़ी सीधी सी है कि मुशावरत जिसका कोई रिजल्ट ओरिएंटेड। अब यहां क्या होगा, मैं आपको पहले लेकिन अगर मुशावरत भी नहीं होती और अगर मुशावरत होती भी है, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होती, तो फिर क्या ऑप्शन होता है? देखिए, मुशावरत ये है कि नाम भेजेंगे, वो नाम भेज के वो एतराज हो। यहाँ अपोजिशन लीडर को ये इख्तियार नहीं है कि वो बैठकर अपने नाम दे और आगे लेकर चले। वो खत लिखेंगे, खत लिख के उनको कोई एतराजात होंगे, वो कहेंगे हमने क्या मीनिंगफुल कंसल्टेशन कर ली है, हमने उन्हें पूछा, वो एतराज बताए, और वो वहां वो सवाल लेके आएंगे कि शहबाज शरीफ के अगेंस्ट चूंकि केसेस चल रहे हैं, वो रेफरेंसेस चल रहे हैं, देयर आर सर्टेन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, तो वो तो नहीं चाहेंगे कि वो तो चाहेंगे अपनी मर्जी का। ये मैं आपको सिर्फ वैसे बता रहा हूं, कल बहाना इस हवाले से बना करना। देयर इज नो रिक्वायरमेंट अंडर द लॉ कि आप उनकी मर्जी से, हम मीनिंगफुल कंसल्टेशन को मर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते कि जैसे मैंने बताया चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कमिश्नर के हवाले से, या आप मिसाल के तौर पर केयर टेकर सेटअप के हवाले से वहां प्रोसीजर लिखा हुआ है कि अगर आप यानी यहां मुशावरत में नाम तय नहीं होते। अब जब नाम तय नहीं, प्राइम मिनिस्टर के पास जवाबदीदी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इख्तियार ही प्रेसिडेंट का है और प्राइम मिनिस्टर की कंसल्टेशन के साथ सारों को रख के, और नाम 3 अभी चल रहे हैं जो मेरे तक इतला है। जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद साहब हैं, उनका नाम चल रहा है। अपना लेफ्टिनेंट जनरल हमायूं हैं जो सबका कोर कमांडर हैं कराची, उनका नाम मैं सुन रहा हूं, और डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल हुसैन असद साहब का नाम मैं सुन रहा हूं। अब इन तीनों नामों में यही तीनों नाम शायद आगे आते हैं, या हो सकता कोई और नाम ही हो, लेकिन अभी प्रिलिमिनरी जो मेरे पास आए हैं ये 3 नाम है। 3 नाम के हवाले से वो बकायदा खत लिख देंगे। बात वही है जो मैंने आपको कही है, मीनिंगफुल कंसल्टेशन से कंसेंट नहीं है, कंसेंट हम शायद लेना चाह रहे हैं, जो कि नैब को चलाना जो है ना वो हुकूमत वक्त का काम है, अपोजिशन का नहीं है। जी राइट। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, आप क्या समझते हैं? पहले हुकूमत ये चाह रही थी कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब को तौसीह दी जाए, लेकिन अब लगता है कि पीछे हट रही है और नए नाम सामने आ रहे हैं। इसकी वजूहात क्या लगता है कि ऑपोजिशन ने प्रेशर बिल्ड किया इस वजह से? मैं समझता हूँ इस हुकूमत की लीगल टीम बहुत ही जो है इनकॉम्पिटेंट है। मैं उसकी कुछ मिसालें आपको देता हूँ। मसलन आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के वक्त देख लें, गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया कि जी मीनिंगफुल कंसल्टेशन हो गई है और हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान ये होंगे। मामला कोर्ट में गया और रिबटल हो गया, और उसके बाद जो है फिर आज दोबारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना पड़ा, दोबारा मेंबरान बनाने पड़े। उन्होंने कहा अपोजिशन की, जिसको अजहर सदीक साहब कंसेंट कहते हैं और जिसको मीनिंगफुल कंसल्टेशन कहते हैं, जिसके जो भी मतलब ले लें, मतलब इस मुल्क में वो 10 साल से उस पर अमल हो ही रहा है ना। ये पहली हुकूमत तो नहीं है जिसने उसके ऊपर अमल करना है, और उस मुंह की खानी पड़ी। फिर हमने कहा जी ईसा वाले मामले पे भी देखा कि कितनी बुरी तरह वो क्रिएटिव रिव्यू भी मुंह पे पड़ा, और उन्होंने कहा जिसने जाना है भारत चला जाए। फिर वो रेफरेंस भी पड़ा, फिर वो इंक्वायरी भी पड़ी। तो मैं तो इस हुकूमत की जो लीगल टीम है और जो लीगल सेंस है वो इतनी ही, मतलब पिछले 3 सालों में उसने इतनी शिकस्त खाई है कि मुख्तलिफ महाजों पर, कि उसकी एक लंबी फहरिस्त है। और मैं समझता हूं आप भी विशफुल थिंकिंग को, आप अपनी विशफुल थिंकिंग्स को लीगल पैराए में जब कवर करने की कोशिश करते हैं तो फिर ऐसे ही होता है। अब जैसे ने नाम ले लिया शेख अजमत सईद का, भाई शौकत खानम के बोर्ड पर हैं, शहबाज शरीफ तो अभी, मेरा मतलब है अनलेस प्रूवन गिल्टी इनोसेंट वाली बात है। अब अजहर सदीक साहब ने वो नहीं कहा जी के रेफरेंस है, अनलेस प्रूवन गिल्टी इज इनोसेंट, और शेख अजमत सईद तो शौकत खानम के बोर्ड पर है, इमरान खान के एम्प्लॉई हैं, उनको चेयरमैन नैब लगा दें। मेरा मतलब है वो जो अभी तक मुलजम से मुजरम नहीं हुआ उस पर बड़ा इतराज है, और वो जो अपने तनख्वाहदार को लगाना है वो बड़ा जायज है। मेरा मतलब है इस मुल्क में ब्रॉडशीट का मामला दबाना था, शेख अजमत सईद आप भी देख लें, $मिलियंस ऑफ डॉलर्स देने पड़ेंगे। मैं समझता हूँ बहुत ही कमजोर लीगल सेंस है, लीगल टीम है। फरोग नसीम साहब की परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, आप आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पर देख लें, उन्होंने कितना बड़ा फियास्को और क्यास
क्रिएट कर दिया। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये चेयरमैन नैब पे भी ऐसे ही करेंगे। मामला इन दी एंड कोर्ट्स में जाएगा, कोर्ट्स जब कहेंगी कि नहीं आप मीनिंगफुल कंसल्टेशन का मतलब है कि दोनों किसी एक नाम पर मुत्तफिक हो, जैसा कि माजी में होता रहा है वही होगा। ये कुछ हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे भी फरोग नसीम का समझाते थे कि वो नाम एक्सचेंज हो गए हैं, ये हो गया है, कंसल्टेशन हो गई है, इतना ही होता था। 3-3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस पाबंद ही नहीं करता कि दोनों की मुशावरत एक नाम पे दोनों का रजामंद होना जरूरी है। सिर्फ मीनिंगफुल कंसल्टेशन से मुराद ये है कि कंसल्टेशन होनी चाहिए, अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर के पास जवाबदेही इख्तियारात है। इसको मैं ज़्यादा क्लियर कर देता हूँ, ज़रा आसानी हो जाएगी मुजम्मल भाई के लिए। आईने पाकिस्तान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर या केयर टेकर सेटअप में लिखा हुआ है कि अगर कंसल्टेशन नहीं होगी, अगला प्रोसेस दिया हुआ है, अगर आप कंसेंसस नहीं होंगे फिर 3-3 नाम अपने भिजवाएंगे, वो 3-3 नाम जाएंगे पार्लियामेंट कमेटी, आगे प्रोसीजर दिया हुआ है। यहाँ 6B के तहत ये नाम नहीं दिया। जहां तक बात है बोर्ड के ऊपर होना, NGO है, उसका ताल्लुक इमरान खान के मुलाजमत से है कोई नहीं, तनख्वाह वो लेते नहीं है। जावेद इकबाल साहब भी तो देखे ना, एबटाबाद कमीशन के सरबराह रहे हैं, और देखे ना यहाँ जो बात रियासत का कमीशन है, ये जाती प्रॉपर्टी है। जहां तक जो बात है ना, यहाँ लिखा हो ना 6B में लिखा हो ना, 6B में लिखा होता ना कि जनाब आपने इस तरह नहीं लगाना। 6B में बड़ी क्लैरिटी के साथ चीजें मौजूद हैं और उसमें आई डोंट थिंक सो देयर इज अ कंफ्यूजन इन इट। हमें वो बात करनी है जहां तक ब्रॉडशीट का मामला ये है, ब्रॉडशीट में चीजें ले आई, आगे गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, नथिंग टू डू इट। जहां तक जो है ना लीगल टीम के हवाले से हमें वो बात करनी है। जस्टिस काजी फाजिसा के केस में भी मुजम्मिल भाई ने एक बात की है, उनके खिलाफ नया रेफरेंस आ चुका है। आज तक पिछले का जो हुआ वो तो बताए ना, पिछला तो मुंह पे पड़ा है ना, वो तो कोर्ट से उड़ गया ना। मैं बता देता हूँ, इस गवर्नमेंट का उड़ा है ना। नहीं मैं बता देता हूँ, बात फिर वही आ गई है। मामला गया था FBI में, FBI ने इंक्वायरी कर ली, इंक्वायरी करके बेगम साहिबा और जस्टिस काजी फाजिसा को सोर्सेज एक्सप्लेन नहीं कर पाए। वो ठीक है, रिव्यू के अंदर बैठ के उन्होंने कहा वो रिपोर्ट नहीं देखी जाएगी, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास आज भी इख्तियार है, आज भी इख्तियार मौजूद है। ओवरसीज पाकिस्तान नजर चौहान ने बाकायदा रेफरेंस भेज दिया है और उन्होंने वो सारी चीजें लिख दी हैं और कहा कि सोर्सेज नहीं है। उन्होंने जो अकाउंट दिया था ज्वाइंट अकाउंट डिक्लेयर नहीं है। देखिए एक बात बड़ी वाज़ेह है, यहां जो मैं समझता हूं ना, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इख्तियार है, वो देखे बैठकर, वो देखे अगर है हाँ या नहीं है। इसी तरह ये मामले जितने भी अगर फर्ज करे कंसेंसस नहीं होता तो कोर्टों में अजहर सिद्दीक साहब ही इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली की तहरीक चलाते थे और उस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ऊपर जब बेंचेस बने थे और उन्होंने उस रेफरेंस को फेंका था, तो तब तो अजहर सिद्दीक साहब उसके हमें उसको समझाते थे कि ये बिल्कुल ठीक है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से पहले बेंच आएगा, बेंच देखेगा। अब जब काजी ईसा की दफा बेंच ने देखा तो आप हमें समझाते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखे। हम तो तब भी आपके मुरीद थे, हम आज भी आपके मुरीद हैं। वो तब भी आप हमें समझाते हैं कि भाई जुडिशल काउंसिल से पहले बेंच आएगा, आज आप समझाते हैं बेंच से पहले आएगी। सिर्फ एक जवाब दे दो, आसान कर देता हूं। जो आप कहते हैं मान लेते हैं, हमारा जो आप कहते हैं मान लेते हैं। सिर्फ एक मैं आपको एक बात कहता हूं, जी ठीक है, बड़ी क्लैरिटी के साथ देखिए। जहां तक पीछे नारे लगाए दिए बिल्कुल, मैं सेकंड लॉन्ग मार्च में साथ नहीं था, सेकंड लॉन्ग मार्च में साथ नहीं। एक मैं क्लियर कर दूं कि इफ्तिखार चौधरी साहब के केस में शोकाज नहीं हुआ था, जस्टिस काजी फाजिसा के केस में शोकाज हुआ, प्रॉपर प्रोसीजर अपॉइंट किया। वो एक बेंच ने कहा नहीं हुआ, नहीं ये नहीं कहा। हम तो बेंच में देखते हैं, वो तो FBI की रिपोर्ट भी, FIA की रिपोर्ट भी बेंच में उठा के फेंक दी, जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करती। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। की पहुंच वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। और हम बात कर रहे थे चेयरमैन नैब की तकर्री या फिर उसकी तोसी के हवाले से कि क्या हुकूमत फैसला करती है, लेकिन हुकूमत इसको मतनाज़े क्यों बनाना चाहती है और यह क्या मतनाज़े होने जा रहा है। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, आपकी क्या राय है कि हुकूमत इसको क्यों मतनाज़े बना रही है कि चेयरमैन नैब की तकर्री है या फिर तोसी है मामला, ना तो मुशावरत करना चाहती है या ना फिर आइनी और कानूनी तरीके से इसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट करती है, क्या वजह लगती है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए ये मामला कानूनी भी है, कानूनी ओब्लिक आईनी, और दूसरा इसका एक मॉरल जो है वो भी इसका एक फैक्टर है। अब एक तरफ आप देखें, लीडर ऑफ द हाउस यानी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड
सर्टिफाइड सादिक एंड अमीन, और दूसरी तरफ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, बेशक उनकी भी आईनी अपॉइंटमेंट है, जो भी आपके सारा मामला उस लिहाज से, लेकिन है वो एक मुल्जिम इतने बड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में। अब मेरा ख्याल है जिन लोगों ने ये कानून जब बनाया था आज से 20 साल पहले, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनल, शायद उनको उनके जहन में नहीं ये था कि कभी ऐसा दिन भी आएगा कि नैब की तारीख में या पाकिस्तान की तारीख में कि वी विल हैव अ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जिसके ऊपर खौफनाक केसेस चल रहे होंगे अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में, और जारी बात है चेयरमैन नैब जो है वो उनको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। लेकिन अब वो दिन आ गया। मेरा ख्याल ये है कि मैं द पाकिस्तानी या और पाकिस्तानी यकीनन ठीक है, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक तो मुशावरत, मीनिंगफुल कंसल्टेशन होनी चाहिए, चाहे उनकी एक्सटेंशन का मामला हो या उसके भी जारी बात है ऑर्डिनेंस आए या फिर नई तकर्री हो। लेकिन बात यह है कि मुझे तो ये बात और पाकिस्तानियों को मेरा ख्याल है ये बात पसंद नहीं आएगी, ना वो तस्लीम करेंगे फ्रॉम द मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू कि ये क्या है, ये किस तरफ हम किस नहज पे पाकिस्तान पहुंच चुका है कि शहबाज शरीफ साहब बताएंगे कि जो उनको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं चेयरमैन नैब, उनको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए नहीं, या सर फिर आप पार्लियामेंट राइट छीन लें उनसे, आप उनका ये पार्लियामेंट राइट छीन लें, आप जिसको प्रोसिक्यूट करें या फिर आप जिसकी इंक्वायरी करें या जिनके नैब केसेस हों, वो तब तक जब तक अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर लेता, सादिक और अमीन नहीं कोर्ट से हो जाता, तो तब तक वो पार्लियामेंट में नहीं बैठेगा। ये कानून साजी हो, फिर उसके बाद आप कहें अगर ये कानून साजी नहीं, ये कानून है कि एक जानिब आप उसको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, दूसरी जानिब उसके साथ फिर मुशावरत तो करनी पड़ेगी। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन ये शो कर रहा है कि हमारे अपना ये जो कानून है नैब का कानून हो गया या दूसरा हमारे जो लॉ ऑफ द लैंड है उसमें कमी रहेगी, सुकम है। और ये वही इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात है। हम तो हमेशा कहते हैं कि इस तरह का मामला जो है इलेक्शन रिफॉर्म में बिटवीन द ऑपोजिशन एंड द गवर्नमेंट, ये मामला दुरुस्त होने चाहिए थे। अभी भी देखे ना, अगर गिव एंड टेक का मामला हो जाए, बैकडोर को डील हो जाए, मैं बात करता हूं, तो फिर ऑपोजिशन में हर चीज को एग्री कर जाएगी कि हाँ भी हमें रिलीफ मिल रहा है, चलो जी ऐसी की तैसी, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें रिलीफ मिल जाए, चेयरमैन नैब जो मर्जी हो सुने। लेकिन वो होने नहीं लगा, वो पीटीआई के लिए तो वो एक डेथ वारंट हो जाएगा। सर पहले क्या हुआ, पहले रिलीफ नहीं हुए, पहले कोई रिलीफ नहीं हुए, केसेस होल्ड हो जाते हैं, कई कई वक्त तक उनकी प्रोसिक्यूशन नहीं हो पाती, वीक रहती है, केस प्रेजेंट नहीं होते, जमानतें भी हो जाती हैं, बैरूने मुल्क भी चले जाते हैं। देखिए पहली मर्तबा ये हमारे सामने आया कि पिछले 6 महीने से ये शहबाज शरीफ और बाकी जरदारी साहब हाई प्रोफाइल केसेस की प्रोसिक्यूशन तकरीबन रुक गई थी, क्योंकि जजेस भी आगे पीछे हो गए थे, ट्रांसफर हो गए थे। अब वो मामला भी खत्म हो गया है, टेक्निकल हिच गवर्नमेंट कर रही है, तो वो प्रोसेस शुरू हो गया और मैं देख रहा हूँ मामला पे तेजी आ रही है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो अभी बात की इन्होंने अपना अजहर साहब ने, देखे कानून बड़ा क्लियर है इस वक्त नैब का कि या तो एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो एज चेयरमैन नैब, या मेरे ख्याल रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, या फिर एक रिटायर्ड ग्रेड 22 ब्यूरोक्रेट, या एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार। अब मैं ये देख रहा हूं, मैं थोड़ी देर पहले सोच रहा था, मैंने कभी ऐसी बात नहीं की, मुझे पता है लोग सेंसिटिव होते हैं यहाँ पे कि अगर आप किसी एक रिटायर्ड फौजी को एक पब्लिक ऑफिस के बारे में बात करें, लेकिन 2007 से मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन नहीं होगी और एक नई तकर्री होगी। मैं उस केस में बात कर रहा हूं कि 2007 के बाद लास्ट थे लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज, उसके बाद से या ब्यूरोक्रेट आए ग्रेड 22 नवीद अहसन साहब, कमरुज़्ज़मान साहब, ये या फिर रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आए जस्टिस दीदार शाह वगैरह, या अब ये जस्टिस जावेद इकबाल साहब। मैं ये सोचता हूँ कि अगर हमें वाकई एक न्यूट्रल बंदा चाहिए फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, कि वो प्रॉब्लम वो हाल है कि जस्टिस अजमत साहब मैं समझता हूँ उनको वो गवर्नमेंट की गुड बुक्स में है, उनका भी ब्रॉडशीट का कमीशन के वो हेड थे, तो व्हाई नॉट गेट अ रिटायर्ड 3 स्टार जनरल अगेन 2007 के बाद, अब हम उनको क्यों ना अपॉइंट करें, और ताकि किसी को नहीं होगा कि जनाब ना उनकी एफिलिएशन पीटीआई से, ना उनकी एफिलिएशन पीएमएलएन के साथ है। देखिए मैं उस सूरत में मैं कह रहा हूं जबकि ये फैसला हो जाए
कि जस्टिस जावेद इकबाल साहब को एक्सटेंशन नहीं दे रही, विच मींस कि उनकी एक्सटेंशन के लिए वो अमेंडमेंट नहीं आएगी इन दी ऑर्डिनेंस की फॉर्म में, चाहे बाद में वो बिल बन जाए कि जनाब ये एक्सटेंडेबल होगा। और नंबर 2 ये है कि इसमें मीनिंगफुल। लेकिन सर आपने कहा कि जैसे खुद कहा कि एक रिटायर्ड जनरल को अगर लाया जाता है तो फिर सियासी लिहाज से भी ऑपोजिशन भी उसको कहेगी कि जैसे कि इस हुकूमत पर भी ये कहा जाता है कि ये हुकूमत जो है वो लाई गई है और ये किसी के कहने पर चलती है, ये सारी तनकीद होती है। और अब अगर किसी रिटायर्ड जनरल को लेकर आया जाता है तो फिर भी मामला जो है वो पेचीदा तो हो जाएगा सियासी लिहाज से। देखिए ये मैं आपकी बात मानता हूँ कि जो सूरत हाल हो, जिस तरह ईवीएम के ऊपर ऑपोजिशन ने कहा कि मैं ना मानू वाली बात है, मुझे ये लग रहा है चाहे एक्सटेंशन हो चाहे तकर्री नहीं हो, किसी की भी हो, मैं देख रहा हूँ कि एक शो डाउन होगा बिटवीन दी गवर्नमेंट एंड दी ऑपोजिशन, क्योंकि दोनों ने अपनी बड़ी स्ट्रिक्ट पोजीशन जो है वो कायम रखनी है। और ईवीएम की तरह ये मैं देख रहा हूँ कि ये एक क्राइसिस आने वाला पाकिस्तान में, हाउ डज द गवर्नमेंट हैंडल इट। इन्होंने गिवन नहीं करना, इन्होंने कोई रिलीफ नहीं देना, लेकिन इंतहाबी इस्लाहात के हवाले से अब तो उसके ऊपर जो डेडलॉक था वो खत्म हो गया। अब तो उसके ऊपर एक पार्लिमानी कमेटी पर इत्तेफाक भी हो रहा है जी, पार्लिमानी कमेटी पर इत्तेफाक भी हो गया। तो अब ये डेडलॉक जो था वो तो खत्म हो गया, अब एहतसाब का मामला रह गया। इसको मैं लेकर चलती हूँ मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब। एक बात मैं कह दूं, मुझे इजाजत दे दें। जी अगर चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन दी जाती है, जो भी रूल्स में चेंज करना, कवायद में चेंज करना वगैरह वगैरह, जिस तरह भी गवर्नमेंट करती है आईनी कानूनी तरीके से, ये मैं बता दूं एक कॉन्टिन्यूटी ऑफ प्रोसेस होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्योंकि अब नैब भी जा रहा स्पीडी और डेली हेयरिंग्स की तरफ वो जा रहे हैं। उन्होंने मरीम नवाज के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बोल दिया है, एप्लीकेशन दे दी कि जनाब आप डे टू डे हेयरिंग करें ताकि केस को रैप अप किया जाए। इसका मतलब ये है कि नैब अब एक नए फाइनल फेज में दाखिल होने वाला है, और ये मोमेंटम अगर कोई नए चेयरमैन आते हैं तो वो मोमेंटम भी टूट सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जी ठीक है जी। अब मैं इसी के ऊपर चाहूंगी कि मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब की जाने से पहले सिद्दीक साहब आप इसके ऊपर कमेंट कर दीजिए कि जैसे कि कह रहे हैं कि ब्रिगेडियर साहब के कुछ टाइम के लिए थोड़ा एहतसाब का अमल थोड़ा स्लो हो गया, वजूहात जो भी हो, अब एक बार फिर तेजी आ रही है। क्या जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब भी चाहते हैं कि तोसी हो जाए और अब एक्टिव हो गए एक बार फिर एहतसाब का? आज उन्होंने इजलास भी बुलाया, परफॉर्मेंस भी बताई। देखिए एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, 1990 से लेकर 2016 तक 290 अरब की रिकवरियां हुई हैं, और आप हम सब लोगों के सामने जो परफॉर्मेंस थी 2017 से लेकर 2021 में 535 अरब की बिलवास्ता और बिलावास्ता दोनों रिकवरी हैं, और बड़े बड़े केसेस हमारे सामने हैं। इल्जामात आप जो मर्जी लगाते रहे, कहना है जनाब अपोजिशन का, लेकिन सिद्दीक साहब मरीम नवाज ने कहा है कि लेकर आए वो फैक्ट्स बताएं कि जो आपने रिकवरी की है इसमें कितने पीएमएलएन के लोग हैं, कितने शरीफ खानदान के लोग हैं। बड़ा सिंपल सा जवाब, उनके केसेस लेकर आए। मैं बड़ा सिंपल सा जवाब आपके सामने रख उसकी डिटेल्स ये कोई तारीख में चाह रही हैं कि बैठकर ना, मिसाल के तौर पर अजहर सिद्दीक को कोई इतराज होता है ना, कंप्लेंट कुछ करप्शन हो रही है, वो दरखास्त देता है नैब के अंदर। ये हमारे सियासतदानों ने तो वतीरा बना लिया है कि जनाब वो भी करप्शन ये भी करप्शन। भाई आए दरखास्त दें, कोर्टों में आए, फिर आकर साबित करें। ये कोई तरीकाकार, ये तरीका वतीरा ये अच्छा नहीं है कि आप बैठ के इदारों के सरबराहों को बैठकर, यानी एक तरफ अगर पीटीआई तनकीद कर दिया इलेक्शन कमीशन के ऊपर, आप कहते हैं वहां तनकीद की होती, दूसरी तरफ अपना चेहरा देखें कि आप नैब के ऊपर न सिर्फ कीचड़ उछालते रहे हैं, आप हमले करते रहे हैं। ये रिकॉर्ड की बातें हैं। हमें यहां देखना है कि ये जो हमारा अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है ना, उसमें क्या अपोजिशन को पॉजिटिव है? पॉजिटिव नहीं है। इसलिए नहीं है कि तकरीबन को 32-34 के करीब तरमीम लाकर 5 साल तक लाने की कोशिश की, नैब को खत्म करने की कोशिश की। ये रिकॉर्ड की बातें हैं। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर जब अपना एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में तरमीम के हवाले से और एमएलएस के हवाले से जो कवानीन कहे थे फेटफ ने, इन्होंने वो तरमीम तक नहीं की है। ये तो रिकॉर्ड की बातें। अगर पॉजिटिव हो, एक्ट लाइक अ स्टेट्समैन। आपको क्या चाहिए? बड़ा सिंपल सी बात है। आप समझते हैं ना कि इस सिस्टम में गलती है, तो वो खाली जुबानी कलामी बोल बचन करने की बजाय ना आप लेके आए पार्लियामेंट के अंदर। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि तरामी पार्टी भी चाहती थी, वो भी नहीं, नैब को एक रीयूनियन चाहती थी, वो भी नहीं कर सकी, पीएमएलएन भी नहीं कर सकी। उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि तरामीम ये चाहते थे करने के लिए। तरामीम क्या था? इनके पास सेनेट में मेजॉरिटी थी, सेनेट में मेजॉरिटी इनके पास अब आ रही है मौजूदा हुकूमत के पास। आज वो तरामीम करना चाहे
नेशनल असेंबली में तरमीम होगी, अगर कोई कानून साजी करनी है तो सादा अक्सरियत चाहिए, नेशनल असेंबली में तरमीम होगी, फिर सेनेट में जाएगी और सेनेट में तरमीम होगी। और ये जो काम सारा जितना भी है ना, बैठ के आपको आइन और कानून की पासदारी करनी है। हम अगर ये कहें कि जनाब वजीर कानून अच्छा नहीं है, वजीर कानून को कुछ पता नहीं है, तो भी लाए ना, अपोजिशन लेके आए ना कि वजीर कानून ने जनाब ये यहाँ गलती की है, अदालतों ने मां सिवाय जो वो अपने पॉइंट्स देते हैं तो फिर कहते हैं कि ये एनआरओ मांगा गया है। फिर ये यहाँ पर ये भी आ जाता है ना, हुकूमत और ऑपोजिशन की जो फिर आपस में वो टाकरा है वो हो जाता है। वो कहते हैं कि ये एनआरओ मांगा गया। एनआरओ यूं ले सकते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। जो 32-34 तरमीम थी वो क्या थी, एनआरओ और किसको कहते हैं। अभी रिसेंटली आप एग्जाम्पल देख लें कि ये मिसाल जरदारी साहब के खिलाफ जो केस चल रहा है ना, ये एफआईआर चौधरी निसार के दौर में थी 2015 के अंदर। कुछ नहीं किया इन्होंने बिली बख्त चौधरी कमर जमान के दौर में यानी जनाजा रखने वाली बातें आप लोगों ने सारा कुछ सुन लिया। ये बताएं कि आपने बैठकर क्या किया, कुछ सॉलिड रिकवरियां की आपने उस दौर में, देख लें आप। यानी पिछले जितने दौर लिए उसमें से दो आज चले उस दौर में नहीं हुई, तो आज के दौर में उन 535 अरब की रिकवरियां हैं रिकॉर्ड के ऊपर। वो कहते हैं ना वो कारोबारी शख्सियात हैं। देखिए मैं फिर बताऊं, फिर कानून ही ना पढ़ा, फिर कानून नहीं पढ़ा ना। अगर है कानून देखिए, एक कानून बड़ा वाज़ेह है, सेक्शन 9 है, उसमें 12 तरह के जराइम है। वो शहबाज शरीफ आती है, वो कहती है कि जनाब नवाज शरीफ करप्शन ही, ओ भाई सेक्शन 9 में सजा हुई है, एसेट बियॉन्ड मीन में आपकी औकात से ज्यादा जब असासी हो तो ये करप्शन है, ओनर साहब पे आपने साबित करना है। अब ये बैठकर कहा जाए करप्शन कोई नहीं की, करप्शन का इशू नहीं है यहाँ पर। यहाँ आपने कानून आपने बनाया, आपका मौका पूरा, पूरी दुनिया में व्हाइट कॉलर क्राइम का कानून ही यही है। जी ठीक है, मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब ब्रेक की जानिब जाना है, लेकिन मैं सवाल आपके लिए छोड़ जाती हूँ, और वो ये कि एक तो ये बताइए कि क्या वाकई ही किसी जर्नल को आना चाहिए और वही आकर बेहतर एहतसाब कर सकता है, रिटायर्ड जर्नल आ जाए और वो एहतसाब करे। और दूसरा सवाल ये है कि अगर नैब के चेयरमैन आते हैं, इनको तो सी नहीं दी जाती, तो फिर क्या एहतसाब का अमल तेज होगा या सुस्त होगा? आप एहतसाब के अमल को कैसे देखते हैं? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि नए चेयरमैन नैब कौन होंगे या फिर यही चेयरमैन को तस्दीक दी जाएगी। अभी तक तो यही है कि अब मामलात और हालात बदल चुके हैं, नए चेयरमैन आएंगे। खैर ये बहस जो है वो काफ़ी लेंथी है कि हिसाब का अमल क्या होगा। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, अगर आप समझते हैं कि ये चेयरमैन रहे तो हिसाब का अमल खासकर पीटीआई की हुकूमत के मुताबिक है, या फिर नए चेयरमैन आएंगे तो एक नए तरीके से आएंगे और वो बेहतर हिसाब कर सकते हैं? देखिए, एक तो आप ब्रेक से पहले सवाल छोड़ गई थी और फिर ब्रेक के बाद आते ही आपने सवाल बदल दिया। दरमियान में सॉफ्टवेयर आपका अपडेट हुआ और इसलिए आपने सवाल बदला। सेम क्वेश्चन है, सेम नहीं है ना जी। ब्रेक से पहले था कि क्या जनरल चेयरमैन नैब होना चाहिए और ब्रेक के बाद नहीं, दो क्वेश्चन थे ना, एक वो था और एक ये था। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस मुल्क में बहुत शानदार माजी है जर्नैलों के चेयरमैन नैब होने का। उन्होंने जब वो चेयरमैन नैब बने हैं तो उन्होंने किंग्स पार्टियां बनाई हैं नैब के दफ्तर के अंदर, पीपल्स पार्टी के अंदर से पैट्रियट निकाला है, काफ लीग बनी, ये सब नैब के दफ्तरों में बनी है, ये सब नैबजदगान का बनाया गया है। तो इसकी बड़ी शानदार रवायत है। अगर इस मुल्क में आप मौजूदा किंग्स पार्टी से नाउमीद हो गए हैं और इसकी डिलीवरी से आप मुतमिन नहीं हैं, तो एस्टैब्लिशमेंट एक नई किंग्स पार्टी बनाना चाहती है, जिसकी बहुत बाज़गश्त है आजकल कि अब एक नई किंग्स पार्टी बनाई जाएगी। तो उसके लिए तो फिर जनरल साहब बहुत ज़रूरी है एज चेयरमैन नैब, उसके बगैर वो नहीं बन सकेगी। और उस स्क्रिप्ट के लिए तो मेरा ख्याल है फिर किसी जनरल को ही लाना पड़ेगा। ब्रिगेडियर साहब नाम भी ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं, और भी नाम आ सकते हैं। और उसके वो काम है, वो उनके अलावा कोई रिटायर्ड जनरल के अलावा वो कोई काम और कोई उतनी अच्छी तरह नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक बात है, अगर तो हाई मॉरल ग्राउंड की बात करनी है, आप बात करते हैं कि शहबाज शरीफ पर केस है, लिहाजा उसको कंसल्टेशन के अमल से अलहदा हो जाना चाहिए। और हाई मॉरल ग्राउंड के तहत उसे खुद ही कहना चाहिए कि जी मैं तो नैब के तहत रेफरेंस है, मैं कंसल्टेशन में शरीक नहीं हूँगा, मेरी जगह कोई और शरीक हो जाए। तो फिर हाई मॉरल ग्राउंड गवर्नमेंट की भी तो होनी चाहिए ना। ये नैबजदगान को दोबारा वजीर क्यों बनाया है?
जिन पर रेफरेंस है उनको दोबारा ही फूड का वजीर बना दिया है, उनको दोबारा ही जंगलात का वजीर बना दिया है। ये हाई मॉरल ग्राउंड सिर्फ ऑपोजिशन के लिए है, हुकूमत को 7 खून माफ है। मेरा मतलब है बड़े जोर जोर से हाई मॉरल ग्राउंड शहबाज शरीफ की सुनाते हैं, ये नहीं बताते कि हुकूमत ने सारे नैब जदगान को जो ही वो नैब की कैद काट के जमानत लेकर बाहर आए, हारों से वेलकम किया और अगले दिन गवर्नर हाउस में हलफ हो गए। उनके हलफ पे तो कभी किसी ना ब्रिगेडियर साहब बोलते हैं, ना आजम साहब बोलते हैं, शहबाज शरीफ इन्हें बड़ा याद आ जाता है। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब का आपको क्या लगता है कि वो सूट करते हैं हुकूमत को ज्यादा, या फिर नए उनके लिए बेहतर है कि नए किसी नाम को? अगर जावेद इकबाल गवर्नमेंट को सूट करते तो वो एक्सटेंशन ऑर्डिनेंस से दे देते, लेकिन मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी अब इस नैब से जान छुड़ाना चाहती है और जानकर ऐसा फियास्को क्रिएट किया जा रहा है जिसके नतीजे में लिटिगेशन में चला जाए, क्योंकि अगर चेयरमैन नैब कोई नहीं होगा तो नैब डिसफंक्शनल हो जाएगा। अगर 6 महीने अदालतों में लड़ाई चलती है चेयरमैन नैब की, जी प्रोसीजर मौजूद नहीं है, प्रोसीजर बने जिसकी तरफ और मीनिंगफुल कंसल्टेशन नहीं हुई और मौजूदा चेयरमैन को एक्सटेंशन नहीं मिलती है तो नैब डिसफंक्शनल हो जाएगा। क्योंकि ये हुकूमत खुद कहती है, शौकत तरीन साहब कहते हैं कि नैब की वजह से हमारे काम नहीं होते। ऑपोजिशन का तो कोई काम नैब की वजह से नहीं रुका हुआ, अंदर गए वापस आए, जमानत हुई, फिर सियासत शुरू कर दी। किसी ने तौबा तो नहीं की ना, जो ज्यादा तंग है वो लंदन चला जाए। ये हुकूमत एनआरओ लंदन जाने का एनआरओ देने के लिए भी तैयार है। तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट खुद कहीं ना कहीं नैब से जान छुड़ाना चाहती है और वो ये मलबा एक दफा फिर अदालतों में केस ले जाएगी, डालेगी, फिर वो लिटिगेशन चलेगी। ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि एहतसाब का अमल तेज होगा। ब्रिगेडियर मुझे तो बंद होता नजर आ रहा है, ब्रिगेडियर साहब को तेज होता नजर आ रहा है तो मुझे नहीं नजर आता। वो कह रहे हैं इसीलिए किसी रिटायर्ड जनरल को ले आए ताकि एहतसाब हो सके आपके मुल्क में। नहीं, किंग्स पार्टी बनाई, जनरलों ने एहतसाब तो नहीं किया। उन 2 जनरलों ने तो किंग्स पार्टियां ही बनाई हैं जिन्होंने जो चेयरमैन नैब रहे हैं, काफ लीग और पैट्रियट, यही उनकी कारकर्दगी है हमारे सामने, और तो कोई नहीं। जी हाँ, मैं क्विकली कहना चाहता हूँ, पहली बात यह है कि वो जो पहले शुरू में जब नैब बना था उस वक्त मिलिट्री गवर्नमेंट थी, हालात और थे। अब वो शुरू से किंग पार्टी की जरूरत थी, उस वक्त किंग पार्टी की जरूरत थी, इसलिए नैब को इस्तेमाल किया गया किंग पार्टी बनाने के लिए। देखिए वो दौर खत्म हो गया। नहीं हुआ कि नहीं हुआ, नहीं है कि नहीं है, और ब्रिगेडियर साहब मान तो लेंगे ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। चलिए ब्रिगेडियर साहब को टाइम बात कर लेते हैं। आइन में एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल की प्रोविजन है, मैं बिल्कुल फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट बात कर रहा हूं और इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और अगर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट को लगाया जाता है, पता नहीं गवर्नमेंट लगाती है, आई डोंट नो, क्योंकि पॉलिटिकल रीजन आ जाते हैं और मसले आ जाती हैं, लेकिन वो गैर आईनी या गैर कानूनी कदम नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, अगर शौकत तरीन साहब और ब्यूरोक्रेसी कह रही कि जनाब ये नैब हमें तंग कर रहा है, नैब के साथ हम नहीं चल सकते, इसका मतलब है कि नैब अपना काम कर रहा है। दैट मीन दे आर डूइंग ए गुड जॉब, इररिस्पेक्टिव के कौन खुश है कौन ना खुश है, कौन किस पे एक्शन होता है और किस पे जो नजर आके गिरता है एहतसाब के कानून का। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, चेयरमैन नैब जो है मौजूदा, अगर बाकी जो भी कुछ एंड में होता है और उनको एक्सटेंशन मिल जाती है, तो अगर आपको कंटिन्यूटी चाहिए, एक मोमेंटम चाहिए, तो फिर ये एहतसाब के प्रोसेस का, तो मैं समझता हूँ वो एक आइडियल पर्सन होंगे, क्योंकि कोई बीच में जब चेंज आता है हमेशा मामला कुछ अर्से के लिए रुक जाते हैं, स्लो डाउन हो जाते हैं, बिकॉज जो नया हेड आएगा वो अपनी रीशफलिंग करेगा, डी नैब्स को आगे पीछे करेगा, उसमें टाइम लग जाएगा। और तीसरे और 10 स्पीडी ट्रायल किया मामला जो है शुरू हो गया। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं कहता हूं, अगर नेशनल अकाउंटिंग ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट करनी है तो फिर जो इसने तजुर्बाकार 20-22 साल का तजुर्बा, वो अफसर जो नैब के पूरे प्रोसेस से गुजर के अब डीजी नैब बन गए हैं, सीनियर लोग हैं और ग्रेड 22 के लिए तैयार हैं, तो मुझे ये बताएं उनके लिए भी एज चेयरमैन नैब तक जाना प्रोविजन नैब के कानून में होनी चाहिए। लेकिन अजहर सिद्दीक साहब ने यही कहा है कि डिप्टी प्रोसिक्यूटर जो हुसैन असगर साहब है वो भी मैं अपना ब्रिगेड साहब, क्वेश्चन ये है ना कि सेक्शन 6B में ना जो रिक्वायरमेंट है ना
उस रिक्वायरमेंट को सामने रख के हमें देखना है। आप जो बातें बता रहे हैं, आप एक दो बातें आपने बड़ी ज़बरदस्त कही हैं। एक तो बड़ी वाज़ेह बात है कि एहतसाब का अमल चल रहा है तो जब ब्यूरोक्रेसी तंग है, और सबसे ज़्यादा ख़राब करने में ब्यूरोक्रेसी का हाथ है। आज भी अगर लूट मार पंजाब में चल रही है, उस्मान बुज़दार के नीचे चल रही है, और जो सत्यानाश सारे इसका निज़ाम का हो रहा है, तो इस ब्यूरोक्रेसी की वजह से इन्होंने तो तंग होना ही होना है। और दूसरी जहां तक बात है जो आप बात कर रहे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल, बिल्कुल इसमें आइन कानून में 6B में गुंजाइश मौजूद है। उस गुंजाइश को सामने रखते हुए ये फैसला वजीर आजम ने करना है। वजीर आजम जाने कि कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं बेहतर है, ये मेरे और आपका करने का फैसला है नहीं है, ये उन्होंने करना है और उन्हीं को देखकर चलना है। और दूसरी जो बात है ना, हाई मोरल ग्राउंड का जो बात मेरे भाई मुजम्मिल ने ली है, जहां तक बात वजीर लगाने की बात होती है ना, वो वजीर लग रहे हैं अपने महकमों में। ये बात हो रही है नैब के चेयरमैन की तैनात करने की, जिसने नहीं वो महकमा चलाना, हुकूमत चलाना है, और बात हलफ उठाना है हुकूमत। वो सवाल ये है कि चेयरमैन नैब की तैनाती में क्या मुल्ज़िम मुशावरत कर सकता है हाई मॉरल ग्राउंड पे? पूरी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को सामने नहीं, यही तो स्टैंडर्ड कायम किया पूरी दुनिया में। वो कहते हैं नहीं सॉरी, ये यही बात अगर इंग्लैंड की होती है, नहीं हम नहीं करते। ये तो मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ, ये शहबाज शरीफ को हाई मॉरल ग्राउंड पे सामने आना चाहिए और लीडर बनना चाहिए उसको। ये छोड़ दे इस बात को, बाकी देखा जाएगा जो होगा। अब तैनात होने दें, और मेरा जहां तक ख्याल है ऐसे हालात आने दें, चैलेंज नहीं करना चाहिए। आपकी जो बात है ना, उसी को आगे बढ़ाते हुए ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबको सोचना चाहिए, उन्हें बाकायदा चेयरमैन नैब कोई भी आए और जिससे मुस्लिम पीटीआई के लोगों के खिलाफ करप्शन के सबूत हैं, आए दरखास्तें दे। मैं ऐलान कर रहा हूं आपके सामने बैठा हुआ यहां पर, दरखास्तें दे, मैं साथ खड़ा हूं। जिन जिन की करप्शनों के मामलात हैं वो लेकर आए, अदालतों में लेकर आए, मैं साथ खड़ा हूंगा और देखिएगा कौन बच सकेगा। लेकिन इसको डिले ना होने दीजिएगा, ये मैं अपोजिशन को कह रहा हूं, सबको कह रहा हूं। खुदारा इस महकमे को चलने दें आगे, इस चक्की में जो भी अब आएगा उसको आने दें और पिछले दिन जाके माला। लेकिन मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब की बात में बड़ा वजन है कि ये जिस तरह से मतनाज़े हो रहे हैं, एहतसाब का प्रोसेस डिले हो जाएगा। 6 महीने 3 महीने कोर्ट में केसेस, पहले प्रोसेस डिले था, अब अगर एक बार फिर से मोमेंटम की तरफ आया तो फिर डिले हो जाएगा। जी ब्रिगेडियर साहब देखिए, अगर ये एक मामला किसी भी सूरत में चाहे एक्सटेंशन में या नई तकरीर में, बिकॉज ऑफ दैट कंसल्टेशन वाला जो कंट्रोवर्सी है, अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जाता भी है, आई एम क्वाइट श्योर कि विद इन डेज इसका जो है सुप्रीम कोर्ट फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा इंपॉर्टेंट के 6-8 महीने नहीं लटकने लगा। मैं इसके अलावा ध्यान में रखें, इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे 6 माह लग गए थे। उन्होंने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को कहा था कि आप इसको पार्लियामेंट के अंदर हल करें। दैट टुक टाइम और 6 महीने लग गए थे। उन्होंने कहा था हम डिसीजन नहीं देना चाहते, पहले आप खुद करें। जब 3 दफा कहा, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट ने प्राइम मिनिस्टर को समझाया, फरूक नसीम साहब ने अपना नोटिफिकेशन विड्रॉ किया और नई कंसल्टेशन हुई। मैं देखिए साहब जो आप कह रहे हैं गवर्नमेंट ने, नहीं ब्रिगेडियर साहब, मैं फर्क आप जो आप बात कह रहे हैं ना, मैं उसी को क्लियर कर देता हूं। जहां तक मुजम्मिल भाई ने कहा है, मैं फिर क्लियर कर देता हूं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें तरीकाकार और है, इसमें सिर्फ कंसल्टेशन होनी है, मीनिंगफुल कंसल्टेशन हो गई है। ये नहीं है कि उनकी कंसेंट आनी है, मर्जी आनी है। कोर्टों में भी अगर ये जाएगा तो मैं नहीं समझता कि चेयरमैन की अपॉइंटमेंट सिर्फ इस बुनियाद पर सेटिस्फाइड हो जाएगी। कोई नहीं होगी। ब्रिगेडियर साहब, आप भी यही समझ रहे हैं कि डिले नहीं होगा मामला? नहीं, बिल्कुल डिले नहीं होगा। जाता तो जाए, ताकि एक दफा कई क्लैरिटी आनी है। जिस तरह देखे ना आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के ऊपर कितना वो क्लैरिटी के 4 दिन में फैसला आ गया था, लेकिन उसके ऊपर भी आगे कानून साजी करनी थी, वो कानून सामत नहीं कर सकी है। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब आपका भी शुक्रिया, अजहर सदीक साहब आपका भी शुक्रिया। अहम ओहदे जिसमें सियासी मामलात भी हैं, अवामी मुतालबात भी हैं, उनके ऊपर कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए और बहाम नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए और हुकूमत को इसके ऊपर संजीदगी का मुजाहरा करते हुए अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हुकूमत की अपनी वजूहात हैं जो बताई जाती है और हम उम्मीद करते हैं कि एहतसाब का अमल जो है वो जारी और सारी रहेगा, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।